सभी प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट सेकंड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख लिए थे। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख ली थी। क्रियाकलाप 1.1 भी देख लिया था अपन ने दोस्तों। क्रियाकलाप 1.1 क्या था दोस्तों? जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है, मैग्नीशियम का जो है वायु की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तब किसका निर्माण होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जब समीकरण को संतुलित किया जाएगा तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही रखेंगे दोस्तों। समीकरण को संतुलित करना मैं अभी आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ये क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम का जो है वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन भी है दोस्तों कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का दहन करने से पहले, मैग्नीशियम का दहन करने से पहले उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे? रेगमाल से साफ किया जाता है, से रगड़ा जाता है। अब क्यों रगड़ा जाता है दोस्तों? जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, मैग्नीशियम का जब दहन किया जाएगा तो दहन करने से पहले उसे रेगमाल से रगड़ा जाता है दोस्तों। अब उसे रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु के ऊपर अशुद्धियां जमा हो जाती है, और अशुद्धियों के कारण जो अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है। इसलिए उसकी सतह को खुरदरा किया जाता है ताकि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। ठीक है ना दोस्तों? अभिक्रिया का क्या बढ़ जाए दोस्तों? वेग बढ़ जाए। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। ठीक है ना? हाँ, क्रियाकलाप दूसरा क्या होगा दोस्तों? क्रियाकलाप 1.2 क्या होता है? इसमें हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों? एक परख नली लेते हैं। एक परख नली ले लिए और उस परख नली के अंदर क्या डाला जाता है दोस्तों? लेड आयोडाइड और पोटेशियम, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है। ठीक है ना दोस्तों? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है। तो इसमें एक पीले रंग का, जो पीला कलर है, पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण होता है। वो क्या बनता है दोस्तों? इसमें लेड आयोडाइड बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी? जब लेड नाइट्रेट की जो अभिक्रिया है दोस्तों किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। जब लेड नाइट्रेट की जो अभिक्रिया है, लेड नाइट्रेट और इस लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तब किसका निर्माण होता है दोस्तों? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना दोस्तों? लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यानी कि जब लेड नाइट्रेट की जो अभिक्रिया है दोस्तों, किसकी अभिक्रिया? लेड नाइट्रेट की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में की जाएगी? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में की जाएगी। तो एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लेड आयोडाइड कहा जाता है और उसके साथ में
पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके साथ एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी आप लोग इतना ध्यान रख लो कि ये एक प्रकार के द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। इसमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी। ठीक है ना दोस्तों। तो जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जा रही है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जा रही है। तो किसका निर्माण हो रहा है? लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। यह कौन सा क्रियाकलाप 2 हो गया। इसके अलावा एक क्रियाकलाप और दे रखा है दोस्तों कि एक फ्लास्क के अंदर, एक फ्लास्क ले लो, बीकर ले लो, प्रखनली ले लो। ठीक है दोस्तों। एक फ्लास्क के अंदर क्या डाल रखे हैं? एक फ्लास्क के अंदर जिंक और उसमें क्या डाला जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी इसकी? जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में होगी। किसकी अभिक्रिया दोस्तों? जिंक की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में होगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में होगी। तो किसका निर्माण होगा दोस्तों? ZnCl2 जिंक क्लोराइड का। किसका निर्माण होगा दोस्तों? जिंक क्लोराइड का। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इसमें बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों। अगर इसी के अभिक्रिया किसके साथ में की जाती है? H2SO4 जिंक की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में की जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में की जाती है। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है? निर्माण। ठीक है ना दोस्तों। तो अभिक्रिया के अंदर देखो, जिंक एक प्रकार से धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये भी ध्यान रखना आप लोग कि जब अम्ल की जो अभिक्रिया है, ये क्या है दोस्तों? अम्ल है। और ये क्या है दोस्तों? धातु है। क्या है दोस्तों? धातु है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि जो जिंक है उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 के साथ में। तो किसका निर्माण होगा दोस्तों? जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में की जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में की जाएगी, तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में की जाएगी तो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब रासायनिक समीकरण जो है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखा जाता है। हम लोग जितने भी प्रकार के रासायनिक समीकरण लिखते हैं उन सभी प्रकार के रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाएगा? रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर LHS और ये क्या है दोस्तों? RHS। देखो दोस्तों, हम लोग जब कोई भी अभिकारक लिखते हैं तो किसी भी प्रकार के जब अभिकारक को लिखा जाता है तो उस अभिकारक को किस तरफ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना। और अभिकारक को लिखने के बाद हम लोग किसको लिखते हैं दोस्तों? राइट हैंड साइड में उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले किसको लिखा जाता है दोस्तों? अभिकारक को, और उसके बाद में किसको लिखा जाता है दोस्तों? उत्पाद को लिखा जाता है। जैसे हमने अभी अभी अभिक्रिया पढ़ी थी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया पढ़ी थी। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों? उत्पाद। और ये क्या हो गया? अभिकारक। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर ये अभिकारक है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है दोस्तों? उत्पाद है। उत्पाद। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभिकारक किसे कहा गया दोस्तों? अभिकारक किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
और इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारक जो है, अभिकारकों में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अभिकारकों के अंदर क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद में क्या बनता है, उत्पाद। उत्पाद किसे कहा जाएगा, यानी कि जो अभिकारक है आपस में मिलकर के, अभिकारक आपस में मिलकर के, कारक आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसमें जो है दो या दो से अधिक अभिकारक या दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पाद कहा जाता है। और क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। और अभिकारक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होना है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और रासायनिक परिवर्तन होता है और क्या बनता है दोस्तों, उत्पाद बनता है। अब यहाँ पर जो तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है दोस्तों, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यहाँ तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, और ये ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो तीर का जो सिरा है, यहाँ पर जो तीर का सिरा है वो हमेशा किस तरफ होता है, उत्पाद की तरफ ही होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो तीर का चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है, वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जब अभिकारक है, दो अभिकारक होंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक है, दो अभिकारक होंगे, तो अभिकारकों के बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक है, दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक के बीच में दोस्तों किसका चिन्ह लगा रखे हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और उत्पाद के बीच में भी जब दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं तो उत्पाद के बीच में भी किसका चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह ही लगाते हैं। तो उत्पाद के बीच कब, जब दो या दो से अधिक जो उत्पाद होंगे तो उत्पादों के बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ए और बी कोई अभिकारक है और अभिकारक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है सी और डी का, तो इन अभिकारकों के बीच में दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा रखे हैं और उत्पाद के बीच में भी किसका चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी अभिक्रिया के अंदर परिस्थितियों को दर्शाने के लिए ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को कहा लिखा जाता है दोस्तों, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। ताप, दाब या उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो इनको कहां पर लिखा जाता है दोस्तों, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। जैसे जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होती है दोस्तों, 340 एटमॉस्फेयर, और किसके साथ होती है दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ में। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ 340 एटीएम एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में होती है, तब मेथिल हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण हो गए।
तो रासायनिक समीकरण के अंदर दोस्तों जब अभिकारक होगा तो अभिकारक को किधर लिखा जाता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद को किधर लिखा जाता है दोस्तों, राइट हैंड साइड में। दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे तो अभिकारकों के बीच में दोस्तों किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का, और दो या दो से अधिक उत्पाद होंगे तो उनके बीच में भी किसका चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर तीर का चिन्ह क्या दर्शा रहा है दोस्तों, तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और तीर का जो सिरा है वो किस तरफ होता है दोस्तों, हमेशा उत्पाद की तरफ ही होता है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक है आदि को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में 340 एटमॉस्फेयर एटीएम की उपस्थिति में करवाते हैं तो मेथिल हाइड्रोक्साइड का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं हैं, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, 6CO2 12H2O, और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। किसका निर्माण होता है दोस्तों, ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का और जल का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक को किसके ऊपर लिखा जाता है, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। तो यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखो दोस्तों, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित। और ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या असमान है, परमाणुओं की संख्या असमान हो, तो ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहला क्या हो गया दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहोगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे हमने मैग्नीशियम पढ़ा था, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जब हम लोग इस समीकरण को संतुलित करते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है दोस्तों, एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, यहाँ पर भी कितने दोस्तों, एक है, तो यहाँ पर कितने कर देते हैं, 2। तो मैग्नीशियम को भी कितना करना पड़ेगा, 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करता है, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों,
वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों? जैसे हम लोग मैग्नीशियम देखते हैं, तो मैग्नीशियम में द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 24। और ऑक्सीजन में कितनी होगी दोस्तों? 16 और 2 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मैग्नीशियम और साथ में किसके अंदर दोस्तों? ऑक्सीजन के अंदर। तो हम लोग जब इसमें कुल द्रव्यमान निकालेंगे, जब कुल द्रव्यमान निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 80 ग्राम। जो यहाँ पर कुल द्रव्यमान की संख्या है वो कितनी आई है दोस्तों? 80 ग्राम आई। ठीक है ना? इसी प्रकार यहाँ पर भी टोटल कितनी आएगी? द्रव्यमान की संख्या 80 ग्राम आई। ठीक है ना दोस्तों? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? कोई भी रासायनिक समीकरण हो, किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में, अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं के अंदर जो द्रव्यमान की जो संख्या है वो क्या होती है? समान होती है। किसमें? अभिकारक में व उत्पाद में जो द्रव्यमान की जो संख्या है वो क्या होती है? समान होती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही कोई द्रव्यमान नष्ट होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। लेकिन जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 24 परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर कितना आएगा दोस्तों? 2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, प्लस में कितना हो गया दोस्तों? 32 हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 24 और साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 ग्राम। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो गया? 56 ग्राम। और यहाँ पर द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 40 ग्राम। तो हम क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या असमान है। ठीक है ना? और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही सर्जन होता है। ठीक है ना? तो असंतुलित जो रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। अब हम लोग समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है? जैसे यही अभिक्रिया लेते हैं अपन दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा दोस्तों? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक को लिखते हैं और यहाँ पर उत्पाद। ठीक है दोस्तों? अब जब यहाँ पर अभिकारक के अंदर देखो क्या क्या मॉलिक्यूल्स इसमें यूज किए गए? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है इनकी? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1 है। इधर उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या 1 ही है। ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या केवल 1 है। तो जो सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या रखता है उसको सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? इसको 2 कर दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो उत्पाद में भी क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को 2 ही करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम भी कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 2 हो गया, इसलिए हम लोग मैग्नीशियम को भी क्या करते हैं? यहाँ पर 2 करते हैं। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये क्या हो गया? समीकरण संतुलित। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या 2 है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 संख्या है और परमाणुओं की, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 2 है। तो समीकरणों को इस प्रकार से संतुलित करने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। क्लियर है दोस्तों?